देखिए, सबसे पहले मैं आपको एंट्रोपी के बारे में समझा दूं कि एंट्रोपी को समझने में लोगों को दिक्कत हो रही है कि एंट्रोपी क्या चीज़ होती है। एंट्रोपी एक ऊष्मागतिकी का पद है। एंट्रोपी से किसी भी निकाय की दुर्व्यवस्था नापी जाती है, डिस्टरबेंस नापा जाता है। मतलब उसके जो अणु हैं वो कितना दुर्व्यवस्थित हैं, कितने डिस्टर्ब हैं। जैसे गैस होती है तो गैस के अणु हर संभव दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैस के अणु बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इसमें बिखराव ज़्यादा है, तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। जिसके अणु जितना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जितना वो गति कर रहे हैं, जितनी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, उतना उसमें एंट्रोपी ज़्यादा है। अणुओं की अगर गति कम हो रही है तो एंट्रोपी कम हो रही है। तो गैस के अणु इधर उधर ज़्यादा गति करते हैं तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। उससे कम एंट्रोपी द्रव की होती है। ठोस के अणु अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, वो किसी प्रकार की स्थानांतरित गति नहीं करते हैं, तो ठोस की एंट्रोपी बहुत कम होती है। अब जैसे बात को समझिएगा, कोई अणु यहाँ पर उड़ रहा है, यहाँ पर कोई अणु उड़ रहा है, अब वो जाके इस कागज़ के तल पर अगर बैठ जाएगा, चिपक जाएगा, तो उसकी गति जो थी वो कम हो गई ना, क्योंकि वो बैठ चुका। तो जब वो गति कर रहा था तो उसके पास एंट्रोपी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा मतलब इधर उधर गति करता था, उसके अंदर बिखराव ज़्यादा था, वो कहीं पर भी जा सकता था, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा थी। जब वो जाके कागज़ पर बैठ गया, चिपक गया, तो अब वो वहीं पर स्थिर हो गया। अब उसकी क्या घट गई? एंट्रोपी घट गई। अब मेरी समझ में आ गया होगा, आपको शायद कंफर्म हो गया होगा कि एंट्रोपी क्या चीज़ होती है। एंट्रोपी जो होती है डिस्टर्बेंस होता है। कोई भी अणु जितनी संभव दिशाओं में गति कर सकता है, जितना भी डिस्टर्ब हो सकता है, अगर वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। जिस चीज़ में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में लड़के हैं, 15-20 लड़के हैं, वो खूब इधर उधर दौड़ रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, तो उस समय उनकी एंट्रोपी ज़्यादा है। अगर वो लड़के अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो उनकी एंट्रोपी कम हो जाती है। मतलब जो पहले जब दौड़ रहे थे तो कमरे में क्या था? डिस्टर्बेंस था, कमरे में बिखराव ज़्यादा था। लेकिन जब वो बैठ गए अपनी अपनी जगह, तो अब उस बिखराव कमरे का कम हो गया, कमरे में डिस्टर्बेंस कम हो गई, तो उसकी एंट्रोपी घटी है। तो एंट्रोपी किसका मानक है? वो डिस्टर्बेंस का मानक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जब कोई भी दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो उसमें ऊर्जा निकलती है हमेशा। जब किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोई कण, दो कण जुड़ते हैं, तो क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। तो जब अधिशोषण होता है तो आपको पता है कि किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषकी अणु जुड़ते हैं, तो जुड़ने से क्या होगा? कोई भी दो चीज़ पास आती तो ऊर्जा निकलती। जब ऊर्जा निकलेगी तो जाहिर सी बात है निकाय की ऊष्मा कम होगी, और जब निकाय की ऊष्मा कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, जब ऊष्मा निकल रही है तो कुल ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसे याद रखना है कि जो अधिशोषण होता है वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और उसमें डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। डेल्टा एच का भी मान ऋणात्मक होता है। क्यों डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है? क्योंकि निकाय की एंट्रोपी घट रही है, डिस्टर्बेंस घट रही है। अब देखिए लिखा है, इस प्रकार अधिशोषण होने पर निकाय की एंथैल्पी एवं एंट्रोपी घटती है। लिखा है ना, दोनों घटती है। एंथैल्पी क्यों घटती है? क्योंकि यह ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। एंट्रोपी क्यों घटती है? क्योंकि डिस्टर्बेंस घट जाता है। अब वो जो कण थे वो गति करने के लिए उतने स्वतंत्र नहीं होते। किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तित होने के लिए ऊष्मागति की आवश्यक है। यह कि स्थिर ताप एवं दाब डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? किसी भी प्रक्रम के स्वतः परिवर्तित होने के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। गिब्स ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। जब डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है तभी कोई प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होता है। डेल्टा जी का मान 0 होने पर कोई भी प्रक्रम साम्यावस्था पर आ जाता है, और जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है तो कोई भी प्रक्रम स्वतः अपरिवर्तित होता है। इसको मैंने नोट्स में बताया होगा। ये जो समीकरण है इसे आप जानते होंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो होता है एक ऊष्मागतिकी का समीकरण है। अब डेल्टा एच का मान अधिशोषण के लिए क्या हो गया? निगेटिव हो गया। डेल्टा एच का मान क्या हो गया? निगेटिव हो गया।
तो ये निगेटिव और यहाँ माइनस, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी तभी ऋणात्मक हो सकता है जब डेल्टा एच का मान पर्याप्त ऋणात्मक, ये क्या हो, ज़्यादा ऋणात्मक हो और ये क्या हो, धनात्मक कम हो। मतलब ये राशि छोटी हो, ये राशि बड़ी हो, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। इसका मान क्या होता है, धनात्मक। क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि डेल्टा एस ऋणात्मक हो जाता है और ये धन धन ऋण ऋण मिलकर धन हो जाता है। अतः अधिशोषण प्रक्रम में जो कि स्वतः परिवर्तित है, इन दोनों गुणांकों का संयोजन डेल्टा जी ऋणात्मक बनता है। जैसे जैसे अधिशोषण डेल्टा एस का मान, डेल्टा एच कम ऋणात्मक होता जाता है, जैसे इसका मान निगेटिव मान कम होता जाएगा, जैसे इसका पॉजिटिव मान बढ़ेगा। तो पॉजिटिव मान कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। अंत में डेल्टा एच टी डेल्टा एस के तुल्य हो जाता है। जब बराबर हो जाता है तो डेल्टा जी का मान शून्य हो जाता है। इस अवस्था में साम्य स्थापित हो जाता है। तो मेरी समझ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि डेल्टा जी का मान जब निगेटिव होता है तभी कोई प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होता है, तभी कोई प्रक्रम अपने आप होता है। तो जो अधिशोषण है वो अपने आप होने वाला प्रक्रम है। तो अधिशोषण के लिए क्या होना चाहिए, अधिशोषण के लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच भी निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस भी निगेटिव होना चाहिए, तभी अधिशोषण होगा। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी।